नमस्कार साथियों। जीएस सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो एक सीरीज शुरू किए हैं सुपर 30, है ना, यानी 30 टॉपिक ऐसे रहेंगे जहां से श्योर शॉर्ट एक दो क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना। अब ये 30 टॉपिक आप कैसे फाइंड करोगे? हम हमेशा कहते हैं कि 10 सालों का क्वेश्चन पेपर देखो, फिर उसमें से देखो कि कौन ऐसे टॉपिक हैं जिनसे निरंतर क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर वो टॉपिक का लिस्ट बनाओ, फिर वो टॉपिक का एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और लास्ट टाइम पे उसको बार बार रिवीजन करो। तो देखोगे 30 32 नंबर 35 नंबर वहीं से आए हैं। हमेशा कहते हैं ना कि थोड़ा सा सीरियसली स्टडी करो, क्योंकि पढ़ाई वाला जब वीडियो जाता है तो बच्चे कम देखते हैं, बच्चे का मन नहीं लगता है, क्योंकि अब थोड़ा सा रील का ज़माना आ गया कि शेर व शायरी हो, इंटरटेन हो क्लास में। तो ठीक है, ये आपके मनोरंजन के लिए सही है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जब आप देखोगे ना तो फिर लगेगा कि हम पीछे रह गए। नहीं विश्वास होता है तो जो आपके आसपास या कभी कोई सीनियर हो जिनका एग्ज़ाम निकला हो या जो ऑलरेडी ऑफिसर बन चुके हों, उनसे एक बार मिलिए और उनसे बातें करिए। पूछिए क्या क्लास शेरो शायरी वाला क्लास करके ऑफिसर बन गए, या फिर चीज़ों को अच्छे तरीके से अध्ययन किए, बुक पढ़े। कौन सा बुक? शॉर्टकट वाला बुक नहीं, मानक बुक। कुछ ऐसी बुक है जैसे एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत। यहाँ तो बच्चे बस हमेशा सोचते हैं कि कोई शॉर्ट वीडियो मिल जाए, कोई मैराथन सेशन वाला वीडियो मिल जाए, हम पास कर जाए। तो यकीन मानो जब आप 2 4 5 नंबर से बाहर होते हो ना, तो हर साल यही ट्रेंड चलता है। आप सांप सीढ़ी का खेल खेलते रहते हो कि ऊपर गए फिर कट के जीरो। एक बार कोशिश करोगे पीटी पास कर ले, फिर कोशिश करोगे कि मेंस पास कर ले, तो यही ट्रैप में फंसे रहोगे। तो तैयारी पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है। तो हम हमेशा कहते हैं कि ठीक है, यदि 1 साल आपने दिया है अच्छे से, तो आप हर स्टेज पे पास कर जाओगे। चाहे प्री का स्टेज हो, चाहे मेंस का स्टेज हो, चाहे इंटरव्यू का स्टेज हो, तीनों स्टेज पे आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, है ना। यदि आप मेंस की तैयारी करते हो तो अब देखोगे 60-70% क्वेश्चन प्री के वहीं से रहते हैं, क्योंकि जब आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है तो फैक्ट्स उसके अंदर तो ऑलरेडी आ जाते हैं, है ना। और जब आप मेंस अच्छे से देते हो, मेंस की तैयारी अच्छी रहती है, तो आपको नॉलेज तो है ही, तभी आप मेंस पास हुए हो। इंटरव्यू में तो आपको दिक्कत होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी हर एक चीज़ जान रहे हो, सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है ही। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे सेंसस। इससे पहले भी टॉपिक पढ़े थे हम लोग कांग्रेसेशन, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं और सेंसस से भी क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, जनगणना। ठीक है, यहाँ से भी 2 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेंसस से। ठीक है ना। तो एक आप कहोगे कि सर ये चार्ट लिस्ट दे देते सारा रट जाते। यदि हमें रटाना ही रहता तो फिर हम क्लास नहीं लेते। मेरा एक ही मकसद रहता है कि जो भी चीज़ हम बताएं उसकी समझ विकसित हो। थोड़ा समझ करके पढ़िएगा ना, इंटरलिंक करके चीज़ों को पढ़िएगा तो बेहतर कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग सेंसस देखते हैं। कोशिश करते हैं ये वीडियो देखेंगे, और ये वीडियो देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, बनाइए। ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो क्वेश्चन का जवाब भी नहीं देते हैं। शायद आप लोगों में बौद्धिकता कूट कूट की भरी होगी या बहुत ज़्यादा कुछ जान रहे होंगे, है ना। हो सकता है कि डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में भी बुलाया जाए। ठीक है। तो कभी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका भी आंसर दिया करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कंटिन्यू करिए, पढ़ाई वाला वीडियो देखते कहाँ है ना। तो मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से। आप लोग देखिएगा, प्यार दीजिएगा, तभी जाके हर एक चीज़ कंटिन्यू होती है। बाद बाकी जो क्लासेज है सीक्वेंस वाइज ऐप पे जा रही है, वहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे साइंस से रिलेटेड हो, चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे करंट अफेयर से रिलेटेड हो, हर एक क्लासेज ऐप पे
सीक्वेंसेस वाइज जा रही है और टू द पॉइंट क्लास चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ना कुछ और है, पढ़ाया कुछ और जा रहा है, एक ही बार आपको पीएचडी करके निकलवाया जाएगा, नहीं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें बताया जाएगा। सेंसस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम इंडिया और बिहार दोनों को देखेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक फैक्ट्स देखेंगे और एक तरफ इंडिया देखेंगे, एक तरफ बिहार देखेंगे, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंडिया के लेवल पे पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिहार के अंदर से पूछे जाते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है हम इंडिया बिहार दोनों का देखते चलेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स है सेंसस के, वो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखोगे सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स है ना, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 ईस्वी में ढाका में हेनरी वाल्टर द्वारा कराई गई थी। तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा, हो सकता है ये फैक्ट्स कहीं आपको नहीं मिले तो नोट कर लीजिएगा। और ये जो पीपीटी है और इसके जो पीडीएफ हैं, जीएस सबके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे अपलोड करा दिए जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। 1830 ईस्वी में ढाका में किसके द्वारा कराई गई थी? हेनरी वाल्टर के द्वारा, ठीक है। और देखोगे ना, फादर ऑफ सेंसस, ठीक है, फादर ऑफ सेंसस भी हेनरी वाल्टर को ही बोला जाता है। आप लोग बहुत कुछ और भी जान रहे होंगे, लेकिन हम बता रहे हैं हेनरी वाल्टर को भी फादर ऑफ सेंसस कहा जाता है, ठीक है। आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट तथ्य देखेंगे, भारत में पहली बार देशव्यापी जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किनके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब? 1872 में। अब कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? चलिए, आप लोग नहीं करेंगे तो हम ही बता देते। 1869 से लेकर 1872 तक लॉर्ड मेयो क्या थे? भारत के वाइसराय थे। अब कहोगे सर वाइसराय क्या होता है? तब हिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे ना कि सबसे पहले गवर्नर का पोस्ट आया, फिर आगे चल के देखोगे गवर्नर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गवर्नर जनरल में चेंज हो जाता है। फिर गवर्नर जनरल आगे चल के किसमें चेंज हो जाता है? वाइसराय में चेंज हो जाता है। वाइसराय का पोस्ट कब आया? इसके पीछे वजह है, थोड़ी सी स्टोरी आप बैक में जाके देखोगे तो 1857 की क्रांति से लिंक है। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो ठीक है, तो वहाँ पे महारानी विक्टोरिया के द्वारा बोला गया था भैया हम कंपनी को शासन करने के लिए वहाँ, मतलब ठीक है, कंपनी क्या करने गया है? खून खराबा करने गया है, फिर वहाँ व्यापार करने गया है, ठीक है, हम खून खराबा करने थोड़ी भेजे हैं। तो महारानी विक्टोरिया जो थी ना, क्लच हमेशा अपने हाथों में रखना चाहती थी, ठीक है। तो उसके बाद देखोगे एक क्या कानून बनाया गया, ठीक है, 1858 का अधिनियम लाया गया। 1858 का 1858 का आप एक्ट भी पढ़े होंगे, मेंस के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस भी आया था। तो 1858 का जो अधिनियम आया उसी में आप देखोगे गवर्नर जनरल के पोस्ट को हटा दिया, यानी कंपनी का शासन जो था अब समाप्त कर दिया गया। अब किसका पोस्ट ले आया? वाइसराय। वाइसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधित्व। राजा का प्रतिनिधित्व मतलब आप किसको रिप्रेजेंट करेगा? राजा को, यानी क्राउन को, ठीक है। तो वहीं से ये पोस्ट चेंज हो गया। और उस टाइम जो वाइसराय थे लॉर्ड मेयो थे। और लॉर्ड मेयो के बारे में थोड़ी सी और बात हम बता दें तो भैया, भारत में पहले ऐसे वाइसराय थे जिनकी हत्या भारत में कर दी गई। मतलब ऐसे पहले वाइसराय थे जिनकी हत्या भारत में कर दी गई। किसके द्वारा? शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी नामक एक व्यक्ति था जो कि क्या है, काले पानी की सजा काट रहा था अंडमान निकोबार में, ठीक है। और ये महाशय घूमने वहां गए थे, ये महाशय वहां घूमने गए थे और उन मेयो को
क्या किया, निपटा दिया। बोला ठीक है और तुमको हम अच्छे से घुमा देते हैं। तो इसको चाकू मार के वहीं निपटा ही दिया। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो पहले इसे वाइसराय थे जिनकी हत्या भारत में कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ से कुछ बेसिक फैक्ट्स आप याद भी रख सकते हैं। मेयो स्कूल भी खोला गया अजमेर में, ठीक है ना। राजकोट कॉलेज भी खोला गया था इनके कार्यकाल में गुजरात में। ठीक है, ये सब बेसिक फैक्ट है। जब आप सेंसस पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ठीक है, जब इतिहास की बात आए, जब कुछ पॉलिटिकल साइंस की बात आए तो थोड़ा बहुत आप लिंक करके पढ़ोगे एक से दूसरे टॉपिक्स में तो समझ और विकसित होगी। तो सिर्फ रट्टाबाजी नहीं करना है, अगल बगल चीजों को भी हमें जानना है। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो से इतना याद रखिएगा। ठीक है, बेचारे घूमने हुए गए थे अंडमान निकोबार और वहीं शेर अली अफरीदी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, जो काले पानी की सजा काट रहा था। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखोगे नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में डब्ल्यू.सी. पॉल्डेन के निर्देशन में हुई थी और उस समय के वाइसराय थे लॉर्ड रिपन। मतलब किसके अंडर में हुई थी, डब्ल्यू.सी. पॉल्डेन के निर्देशन में हुई थी और उस समय के वाइसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कब से कब तक था। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 1880 से लेकर 84 तक इनका कार्यकाल था। किनका, लॉर्ड रिपन का। और पता होगा इनसे भी बेसिक फैक्ट्स, 1881 में क्या हुआ था, पहला फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था। पहला फैक्ट्री एक्ट पास किया गया। तो चलिए, बहुत सारी इतिहास की बातें हैं, उतने हम डिटेल में नहीं घुसेंगे। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट भी पास किया गया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट भी इन्हीं के कार्यकाल में पास किया गया था। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1880 से लेकर 84 के बीच। ठीक है, और 1881 में डब्ल्यू.सी. पॉल्डेन के निर्देशन में हुई थी। ठीक है, और उस टाइम के वाइसराय थे लॉर्ड रिपन। तो ये भी बेसिक तथ्य हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो थोड़ा बहुत लिंक करके आप लोग चीजों को पढ़ा करिए। ठीक है, अब देखोगे भारत में जनगणना देखोगे प्रत्येक 10 वर्ष पे आयोजित की जाती है। ठीक है, अभी लेट हो गया है, काम चल रही है, ठीक है ना। लेकिन अमूमन देखोगे तो 10 सालों पे जनगणना का कार्य होता है। ठीक है ना। और 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है ना, स्वतंत्र भारत की बात करें तो 2011 की जो जनगणना थी 15वीं जनगणना थी। चंद्रमौली जी अध्यक्ष थे। ठीक है ना, चंद्रमौली जी अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना को संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट में रखा गया, अतः यह केंद्र सूची का विषय है। आप 3 सूची पढ़ते होंगे। कौन कौन सी सूची पढ़ते होंगे, एक पढ़ते होंगे समवर्ती सूची जो कि केंद्र प्लस राज्य दोनों की सहमति होती है। एक राज्य सूची पढ़ते होंगे जो स्टेट लिस्ट है। ठीक है, एक संघ सूची या केंद्र सूची। ठीक है, मतलब यूनियन की बातें कही जा रही है। तो ये 3 लिस्टों से क्वेश्चंस भी आता है, इसमें कितने विषय को शामिल किया गया, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और किस आर्टिकल में इसका जिक्र है, 246 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। और यह कोई राज्य का विषय नहीं है, यह सिर्फ केंद्र का विषय है और केंद्रों के ही द्वारा सेंसस कराया जाएगा, जनगणना कराया जाएगा। जो भी काम चल भी रहा था, इस पे थोड़ा लेट हो गया लेकिन काम चल रहा था। ठीक है, भारत में नेक्स्ट फैक्ट है, भारत में आयोजित सभी जनगणनाओं में 1921 की जनगणना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 1921 की जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है, ये आगे देखिए। क्योंकि इसे महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है, क्योंकि पहली बार जनसंख्या वृद्धि के स्थान पर जनसंख्या में कमी दर्ज की गई। अब मानो कि साल दर साल देखोगे कुछ ना कुछ
क्या होता है, जनसंख्या पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। लेकिन जो 1911 में था, ठीक है ना, अब मानो 1921 आते आते क्या हो गया, घट गया। तो ये भी शॉकिंग वाली बात है कि भैया कुछ न कुछ बढ़ना चाहिए, बढ़ने के बदले क्या हो गया, घट गया। इसीलिए इसे क्या कहा जाने लगा, महान विभाजन का वर्ष कहा जाने लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट्स देखोगे, 1951 की जनगणना को लघु विभाजन का वर्ष कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता के बाद एक नए जनसांख्यिकी चरण की शुरुआत का प्रतीक था। ठीक, यहाँ भी देखोगे कुछ न कुछ जनसंख्या घटा था। और 1951 का वर्ष काफी ऐतिहासिक रहा है। 1951 का वर्ष काफी ऐतिहासिक रहा है। जब पॉलिटिकल साइंस पर होगे तो देखोगे वहां पे इसका जिक्र भी हम अच्छे तरीके से किए थे। 1947 में भारत आजाद हुआ था और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, और उसके अगले वर्ष क्या हो जाता है, संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ जाती है। आपको बताए थे लैंड रिफॉर्म्स का मामला, आपको बताए थे शंकरी प्रसाद केस का मामला, आपको बताए थे पहली बार राइट टू प्रॉपर्टी की बातें चली थी, पहली बार फंडामेंटल राइट्स को लेकर बातें चली थी कि फंडामेंटल राइट्स को क्या कम किया जाए या उसके साथ क्या किया जाए या हटा दिया जाए। ठीक है ना, तो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी का जिक्र हुआ था, लैंड रिफॉर्म्स का जिक्र हुआ था। तो चीजों को थोड़ा रिलेट करके पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि सेंसस पढ़ रहे हैं अब 1951 का जिक्र आया तो थोड़ा बहुत जान लोगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेज होता है। फर्स्ट अमेंडमेंट पूछा ही जाता है कब हुआ और किस मुद्दे को लेकर हुआ। जब मेंस के अंदर चलोगे बहुत सारी चीजें इसमें आएगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चीजों को रिलेट करो। तो 1951 अपने आप में काफी ऐतिहासिक ईयर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, अब कुल जनसंख्या एक तरफ देखोगे तो भारत को लेकर चले हैं और दूसरी तरफ देखोगे तो बिहार को लेकर चले हैं। ठीक है, एक तरफ भारत को लेकर, एक तरफ बिहार को लेकर, तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा वो सारे तथ्य को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो आप कहोगे तो एक चार्ट दे देते, लेकिन चार्ट से पूरा डाटा को याद करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक बार हम समझा देते हैं, फिर चीजों को 2-3 बार आप पढ़ोगे तो जितने भी डाटा है वो समझ में आ जाएगी। अब मानो ठीक है एट ए टाइम याद नहीं भी रहा, तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो रिकॉल हो जाता है कि ये चीजें हम पढ़े थे। ठीक है, तो पहला बात देखेंगे कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन। अब मोदी जी का आप लोग डायलॉग सुनते ही होंगे। मोदी जी क्या बोलते हैं, मोदी जी बोलते रहते हैं ना कि भैया 125 करोड़ है ना, हमेशा नाम जपते रहते हैं प्यारे देशवासियों। ठीक है, 125 करोड़। अब सेंसस से जो क्वेश्चन आएंगे, मोदी जी का डाटा नहीं बताना है, वो आपको 2011 के डाटा के अनुसार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो ही आंसर करना है। ठीक है, मोदी जी वाला डाटा आपको याद नहीं करना है, 125 करोड़ है ना हमारे प्यारे भारतीयों। ठीक है ना, तो वो डाटा भूल जाइए। वो डाटा किसके बिहाफ पे पूछा जा रहा है, सेंसस के आधार पे। कौन सा सेंसस, तो 2011 के सेंसस के आधार पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखोगे भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़। 121 करोड़, और विश्व में जो भारत का नंबर है ना बच्चों, वो सेकंड है। ठीक है, जो स्थिति चल रही है, और हो सकता है कि आगे आने वाले जो काउंटिंग हो रही है, जब इसका डाटा आएगा तो चाइना को भी पीछे छोड़ देगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो भारत क्या है, सेकंड पे है, फर्स्ट पे चाइना ही लीड कर रहा है। ठीक है, तो 121 करोड़ है। और वर्ल्ड में बात करोगे, वर्ल्ड में भारत की पॉपुलेशन कितनी है, पूरा विश्व में जितने लोग रह रहे हैं
उसमें यदि प्रतिशत निकालोगे कि भारत में उसमें से कितने प्रतिशत लोग भारत के हैं, तो 17.5%। ठीक है, कितने प्रतिशत है? 17.5%। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछता, 121 है, ठीक है, लास्ट में 977। ठीक है, इतना भी याद रखोगे, यदि डाटा पूछ दिया एग्जैक्ट तो इतना याद रखना है, पूरा एकदम नहीं A to Z रखना है। तो शुरुआत में 121, लास्ट में 977, इतना भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। अब बिहार की बात करें तो यहाँ पे है 10.41 करोड़, 10.41 करोड़, और भारत में क्या है? तीसरा स्थान है। बिहार की बात करें, कहोगे सर पहला पे कौन है? तो पहला पे यूपी है, जहां क्या है? जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करें तो महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर की बात करें तो हमारा प्यारा बिहार है। ठीक है, थर्ड इन इंडिया। ठीक है, और भारत की बात करें, भारत में जितने लोग रहते हैं यदि उसका प्रतिशत बिहार का निकाला जाए तो 8.6% लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के हैं, भारत में जितना भी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यहां से याद हो ही गया होगा। तो कुल जनसंख्या की बात करें तो 121 करोड़ है, और वर्ल्ड में बात करें तो भारत सेकंड पोजीशन पे है, और विश्व में उसका प्रतिशत निकाले तो 17.5% लोग भारत में रहते हैं। जब बिहार की बात करें तो 10.41 करोड़, और भारत में थर्ड, फर्स्ट पे है यूपी, सेकंड पे है महाराष्ट्र, और थर्ड पे है बिहार। और भारत में जितने लोग रहते हैं उसमें से बिहार की बात की जाए तो 8.6% लोग बिहार के मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब सर्वाधिक राज्य की बात कही जाए तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, था इसलिए हम जस्ट बता भी दिए, उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम, ठीक है, जनसंख्या वाला राज्य देखोगे तो वह सिक्किम है, सिक्किम। ठीक है ना, और जब बिहार की बात करेंगे तो वह सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? पटना में है, और लास्ट पोजीशन पे देखेंगे तो शेखपुरा में है। और भारत की बात करेंगे तो मेल कितने प्रतिशत है? पुरुष 51.54%, और फीमेल की बात करेंगे तो 48.46% फीमेल है। वही बिहार की बात करेंगे तो 52.14%, और महिला की बात करेंगे तो 47.86%। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है ना, अब भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसती है, और गांधी जी हमेशा गांव की ही बात किया करते थे। ठीक है, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज किसकी बात करता है? गांव की बात करता है। ठीक है, तो गांधी जी का हमेशा बल गांव की ओर था कि भैया गांव का विकास होना चाहिए। अब सोचो कि भैया आपको स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट विलेज चाहिए, या स्मार्ट सिटी चाहिए, तो ऑब्वियसली आंसर होगा कि भैया स्मार्ट विलेज चाहिए। यदि विलेज को स्मार्ट बना दिया जाए तो शहर ऑलरेडी स्मार्ट हो जाएगा, क्योंकि भैया लोकल लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, वहां भी लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, तो सब चीज जब अच्छे से स्मूथली चल रही होगी तो फिर ठीक है, तो शहर भी स्वच्छ रहेगा, शहर का भी विकास होगा। तो कहते हैं ना, भारत की आत्मा कहाँ बसती है? तो भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो गांव के विकास पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और आपके हिसाब से क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता सकते हैं। हाँ, यदि आपको लगता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर उसको पढ़ा दीजिए या मैम उसको पढ़ा दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक का है ना नाम मेंशन कीजिए, नेम मेंशन कर दीजिए, टॉपिक लिख के कमेंट बॉक्स में है ना मेंशन कर दीजिए, वो टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेज हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। और टॉपिक जानने के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा।
मेहनती होंगे तो थोड़ा बहुत मेहनत कर ही लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, अब ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो इंडिया के 68.8% लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। कितने प्रतिशत? 68.8% लोग गांव में रहते हैं। और गांव की भी बात करें तो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में लोग गांव में रहते हैं। कितने प्रतिशत? 90%। 90% लोग गांव में रहते हैं। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और जब बिहार की बात करें तो 88.7%, यानी देखोगे सेकंड पोजीशन पे है बिहार। बिहार कम कहाँ है? बिहार का भी आंकड़ा ठीक ठाक है। अब किस चीज में आंकड़ा ठीक ठाक है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। 88.7% लोग बिहार के जो लोग हैं गांव में रहते हैं। और उसमें भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज चले तो समस्तीपुर वह है ना, समस्तीपुर वह जिला है जहां सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। 96.5%, यानी 3.5% लोग 3.5% लोग कहाँ रहते हैं? शहर में। जब 96.5% लोग गांव में रहते हैं तो 3.5% लोग कहाँ रहेंगे? शहर में रहेंगे। ठीक है, तो समस्तीपुर यहाँ याद रखिएगा, समस्तीपुर वह जिला है जहां सबसे ज्यादा लोग गांव में निवास करते हैं। और भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश वह राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 68.8% लोग कहां निवास करते हैं? गांव में निवास करते हैं। तो ये था प्रतिशत की दृष्टि से। यदि आप जनगा और महाराष्ट्र मिलेगा, सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? शहर में, नंबर के दृष्टि से यदि देखोगे तो। और हिमाचल में प्रतिशत के दृष्टि से। इसी तरह पटना आप देखोगे, पटना, ठीक है, तो पटना में लोग क्या है? नंबर की दृष्टि से देखोगे तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? शहर में रहते हैं। ठीक है, तो यहां से उम्मीद है कि थोड़ा बहुत डाटा समझ में आ गई होगी। ठीक है, शहरी जनसंख्या। ठीक है, अब शहरी जनसंख्या की बात कर ले तो प्रतिशत की दृष्टि से देखोगे तो गोवा, ऑल ओवर इंडिया की बात करोगे तो 31.2% लोग कहाँ रहते हैं? शहर में। शहर में निवास करते हैं। और उसमें भी देखोगे, राज्यों की बात करोगे तो सर्वाधिक राज्य में गोवा 62% लोग शहर में रहते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले नंबर की दृष्टि से बताए थे तो महाराष्ट्र वह राज्य है जहां नंबरों की दृष्टि से सबसे ज्यादा लोग शहर में निवास करते हैं। ठीक है, और बिहार की बात कर ली जाए तो 11.3% लोग कहां रहते हैं? लोग शहर में रहते हैं। और सर्वाधिक वहां भी बताए थे क्या? पटना। नंबरों की दृष्टि से भी और प्रतिशत की दृष्टि से भी देखोगे तो दोनों जगह आपको पटना ही मिलेगा। ठीक है, और न्यूनतम शहरीकरण हिमाचल प्रदेश आपको बता ही थे और समस्तीपुर। ठीक है, यहां भी आप याद रखिएगा। अब दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर क्या होता है? यानी 10 सालों के अंतराल में कितना वृद्धि हुआ है। ठीक है, 10 सालों के अंतराल में जो वृद्धि होता है उसके बीच का जो रेशियो निकालते हैं वही होता है दशकीय वृद्धि दर। अब दशकीय वृद्धि दर में देखोगे तो इंडिया का जो प्रतिशत है 17.7% है। दशकीय वृद्धि दर में इंडिया का कितना प्रतिशत है? 17.7% है। और उसमें भी जब इंडिया में चलोगे तो स्टेट वाइज हम लोग देखेंगे तो मेघालय का जो प्रतिशत है वहां सबसे ज्यादा मिलेगा 27.9%। 27.9% कहां का मिलेगा? मेघालय का मिलेगा 27.9%। अब बिहार की बात कर लें, इस तरीके से पढ़ते हैं, एक तरफ इंडिया एक तरफ बिहार, तो चीजों को और अच्छी तरीके से समझते हैं, दोनों को रिलेट करके यदि आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है ना।
और इसके जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में भेज दिए जाएंगे। अब बिहार की बात करें तो 25.4%, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर बिहार का कितना प्रतिशत है? 25.4%। और भारत में यह क्या है? तीसरे स्थान पे है। सेकंड स्थान का नाम बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं, अरुणाचल प्रदेश है। तो थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, ठीक है। अब देखोगे बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग देखेंगे तो मधेपुरा वह जिला है जहां सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर हुआ है। यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितना हुआ है? 31.1%, ठीक है। अब लोएस्ट की बात कहें तो नागालैंड में देखिए, नागालैंड देखिए माइनस में चला गया। दशकीय वृद्धि दर में नागालैंड माइनस में है, ठीक है। लगता है नागा बाबा कुछ कर दिए, ठीक है, माइनस में चला गया। और बिहार की बात कर लें तो गोपालगंज 18.83% है। 18.83% है। ये हम लोग दशकीय वृद्धि दर की बात कर रहे थे, यानी 10 सालों के अंतराल में कितना वृद्धि हुआ है उसका ये प्रतिशत था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लें लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात कर लें तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है? इसी से पता चलता है सेक्स रेशियो, ठीक है ना। इसी से क्या पता चलता है? सेक्स रेशियो। तो लिंगानुपात में देखोगे ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात कर ले पूरे इंडिया की तो क्या है? 943 यानी 943 है, ठीक है। जब वही बिहार की बात करें तो 918 है। तो यहां देखो कि बहुत कम है, ठीक है। 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाओं की संख्या है? तो 918। और सेक्स रेशियो कैसे ठीक होगा? सेक्स रेशियो देखने के लिए आप चाइल्ड सेक्स रेशियो देखिएगा। यदि चाइल्ड सेक्स रेशियो बेहतर रहेगा तभी सेक्स रेशियो आगे ठीक होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो उसके लिए चाइल्ड सेक्स रेशियो का बेहतर होना जरूरी है, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और सेक्स रेशियो में पूरे इंडिया की बात करें तो 943 है। और इंडिया में स्टेट वाइज चले कि कहां का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है तो यहां देखो 1084, यहाँ मतलब पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। कितना है? 1084। कितने पर? 1000 पुरुषों पर, ठीक है। तो केरल टॉप पे है किसमें? सेक्स रेशियो में। और हरियाणा में सबसे कम है। कितना है? 879, 879। 1000 पुरुषों पे कितनी संख्या है महिलाओं की? 879। जब बिहार की बात करेंगे तो यहाँ 918 है। और जब बिहार में डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे तो गोपालगंज वह जिला है जो कि टॉप पे बना हुआ है। 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाओं की संख्या है। और जब वही न्यूनतम की बात करेंगे तो मुंगेर, ठीक है, मुंगेर कितना है? 876, ठीक है। तो सबसे कम मुंगेर है। और जब स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में हरियाणा का सबसे कम है। तो यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्स रेशियो देखिएगा तो ओवरऑल कितना है? 943, बिहार का 918। टॉप पे केरल है। इधर बिहार में चलिएगा तो टॉप पे गोपालगंज है, ठीक है। और लास्ट में देखिएगा तो इंडिया में सबसे कम हरियाणा में है। और जब बिहार की बात करिएगा तो मुंगेर में है, ठीक है। अब शिशु लिंगा अनुपात की बात करें यानी 0 से 6 वर्ष तक के जो बालिकाएं होती है इसी को कैलकुलेट किया जाता है। मतलब यहाँ पे भी 1000 से ही होता है कि 1000 बालिकाओं की कितनी संख्या है। इसी से पता चलता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो देखिएगा तो अभी ऑल ओवर इंडिया का कितना है? 918 चाइल्ड सेक्स रेशियो है। और यहां देखिएगा कितना था लिंगानुपात?
43 है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ज्यादा, यहाँ आपको देखिएगा तो यहाँ कम दिख रहा है। तो चांसेज है आने वाले दिनों में क्या है, सेक्स रेशियो और भी खराब हो सकता है। ठीक है, और सर्वाधिक देखिएगा तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यदि स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे टॉप पे है, और न्यूनतम की बात करें तो हरियाणा है। सेक्स रेशियो में भी न्यूनतम में हरियाणा ही था, और यहाँ भी न्यूनतम में हरियाणा है। और यहाँ देखोगे जब बिहार की बात करोगे तो 935 है। यहाँ टॉप पे देखोगे तो किशनगंज है, यहाँ पे टॉप पे देखोगे किशनगंज है, और यहाँ सबसे कम वैशाली में है। तो यहाँ भी किशनगंज है, और वहां भी गंज लगा हुआ था सेक्स रेशियो में, लेकिन वहां गंज लगा हुआ था तो वहां गोपालगंज था, और चाइल्ड सेक्स रेशियो में किशनगंज है। तो यहाँ पे देखोगे तो 935 है, और यहाँ पे देखोगे तो 918 है। ठीक है, तो 18 है। तो आने वाले दिनों में बिहार में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भैया सेक्स रेशियो बेहतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्या है, बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि बेहतर होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, और यहाँ पे सर्वाधिक कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किशनगंज, और सबसे कम वैशाली, और वहां सबसे कम था सेक्स रेशियो में मुंगेर। ठीक है, तो ये भी डाटा याद हो गया होगा। अब डेंसिटी की बात करेंगे, यानी घनत्व की बात करेंगे। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग रह रहे हैं, इसी से डेंसिटी का पता चलता है, घनत्व का पता चलता है। जब इंडिया की बात करोगे तो 1 किलोमीटर में 382 लोग रह रहे हैं, इंडिया की बात करोगे तो। वहीं बिहार की बात करोगे तो 1 किलोमीटर में 1106 लोग रह रहे हैं। तो और ओवर इंडिया की बात करोगे तो 382 दिखाई देगा, जब बिहार की बात करोगे तो 1106 दिखाई देगा। और इसी में देखोगे अब इंडिया में टॉप पे कौन है, तो वहां तो बिहार दिखाई दे ही रहा था, और यहाँ बिहार ही टॉप है ऑल ओवर इंडिया में, कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तो बिहार में ही रहते हैं, 1106 लोग। ठीक है, अब सबसे कम देखोगे अरुणाचल प्रदेश, 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग रहते हैं, 17, यानी काफी शांति लग रहा होगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के अंतर्गत मात्र 17 लोग ही रहते हैं। जब बिहार की बात करोगे डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे तो शिवहर वह जिला है जहां 1 किलोमीटर के अंतर्गत 1880 लोग रहते हैं, और कैमूर की पहाड़ी पठारी वाला क्षेत्र है, यहाँ सबसे कम लोग निवास करते हैं, यानी 1 किलोमीटर के अंतर्गत 488 लोग रहते हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात करोगे तो वहां से भी यहाँ ज्यादा ही दिखाई देगा कैमूर में, कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत 488 लोग रहते हैं। ठीक है, ये भी रिकॉल हो गया होगा। अब लिटरेसी रेट की बात करें, ठीक है, साक्षरता दर की बात करें, पहले इंडिया का देखेंगे, फिर हम लोग बिहार का देखेंगे। तो पहले देखेंगे कुल साक्षरता, यानी टोटल लिटरेसी ऑल ओवर इंडिया का जानने का प्रयास करेंगे, तो 74.04% है। कितना है, 74.04% ऑल ओवर इंडिया का। और उसमें भी हम लोग टॉप पे देखेंगे तो केरल है ना, केरल कितना है, 93.91%, 93.91%, यानी केरल टॉप पे है लिटरेसी रेट में। ठीक है, और बिहार, अपना प्यारा बिहार सबसे नीचे है 61.8%, 61.8%, ठीक है, प्रतिशत है, जो कि सबसे लोएस्ट है। ठीक है, सब राज्यों में मिला के देख लोगे सबसे निचले क्रम पे बिहार का मिल जाएगा। तो बिहार भी कहीं ना कहीं टॉप करते नजर आ रहा है, चाहे नीचे से करे चाहे ऊपर से करे। ठीक है, अब बिहार की बात करें तो यहाँ तो देख ही लिए 61.8, तो यहाँ भी यही आंकड़ा नजर आएगा 61.8%।
और बिहार में भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज जब चलेंगे तो रोहतास वह जिला है जहां सबसे ज्यादा लोग क्या है, साक्षर है। तो लिटरेसी रेट में देखोगे बिहार में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज तो रोहतास क्या है, टॉप पे है। ठीक है, रोहतास टॉप पे है और सबसे कम पूर्णिया में है 51.08%। तो यहां देखोगे तो क्या है, यहाँ 51 है और 51 में यहाँ 10 जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा। तो ऑल ओवर देखोगे तो 61.8% है। और क्या है, पूर्णिया में क्या है, सबसे कम है, पूर्णिया में सबसे कम है, अंतिम स्थान पे है। और रोहतास वह जिला है, रोहतास वह जिला है जहां सबसे ज्यादा लोग क्या है, साक्षर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलोगे, अब पुरुष साक्षरता दर देख ले ऑल ओवर इंडिया का और बिहार का भी। तो ऑल ओवर इंडिया का देखोगे 82.14% ऑल ओवर इंडिया का है। और उसमें भी देखोगे पुरुष साक्षरता दर में केरल टॉप पे है 96.11% के साथ केरल टॉप पे बना हुआ है। और महिला साक्षरता दर देखोगे ऑल ओवर इंडिया का तो 65.42% है। कितना है, 65.42% है। और सर्वाधिक में देखोगे तो केरल इसमें भी टॉप पे बना हुआ है। तो बताओ, केरल अच्छी चीजों में बहुत जगह टॉप पे बना हुआ है 92.07%। ठीक है, और वही बिहार की बात हम लोग करते हैं तो 71.2% क्या है, पुरुष साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता दर 51.5% है। और महिला साक्षरता दर में देखोगे, ओवरऑल साक्षरता दर में देखोगे सबसे कम कहां था, पूर्णिया में। लेकिन सिर्फ महिलाओं की बात यदि कही जाए तो वहां डाटा चेंज हो जाता है। महिलाओं की बात कही जाए क्या है, वहां पे डाटा चेंज हो जाता है। वहां क्या है, सहरसा। ठीक है, वहां पूर्णिया नहीं आएगा, पूर्णिया नहीं आएगा, वहां क्या आ जाएगा, सहरसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, वहां क्या आ जाएगा, सहरसा आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब एससी प्रतिशत। ठीक है, अब एससी प्रतिशत देखोगे तो ओवरऑल 16.6% है। ठीक है ना, और बिहार की बात करें तो 15.72% है। सर्वाधिक 80% हाईएस्ट देखोगे तो किस राज्य में है, तो पंजाब में मिलेगा। और जब बिहार की बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज तो गया में मिलेगा 30.39%। ठीक है, 30.39% कहां है, गया में है। ठीक है, न्यूनतम की जब बात करेंगे 80% का तो मिजोरम आ जाएगा। और जब बिहार में जिलों की बात करे जाएगी तो किशनगंज आ जाएगा। ठीक है, और एसटी प्रतिशत की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया का 8.6% है और बिहार का 1.3% है। ठीक है, और सर्वाधिक एसटी प्रतिशत की बात की जाए तो मिजोरम है 94.43% और यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है 6.35%। ठीक है, और न्यूनतम एसटी प्रतिशत की बात की जाए तो पंजाब देखिए यहाँ पे 00 है। ठीक है, यहाँ पे डाटा एक बार चेक कर लीजिएगा। खगड़िया यहाँ पे देख लीजिएगा, बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे तो खगड़िया है। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर ली जाए। ठीक है, अब जनसंख्या पॉपुलेशन सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो टॉप पे आपको दिखेगा दिल्ली। ऑब्वियसली है कि भैया दिल्ली भारत की राजधानी, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा लोग वहां रहेंगे। ये कॉमन सेंस लगा के आप लोग आंसर टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली ठीक है यहाँ पे टॉप पे है। और यहां देखोगे जब न्यूनतम की बात की जाए तो लक्षद्वीप, ठीक है, मात्र 64,000 लोग। लक्षद्वीप में कितने लोग रहते हैं, मात्र 64,000 लोग लक्षद्वीप में रहते हैं। कितना शांति मिलता होगा। और दशकीय वृद्धि दर जब बताए थे इंडिया के लेवल पे, यानी 10 सालों के अंतराल में कितना वृद्धि हुआ है,
उसी को हम लोग दशकीय वृद्धि दर करते हैं। तो दादर एवं नागर हवेली, यह मतलब यह वही हवेली है, दादर एवं नागर की यह वही हवेली है जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। कहां? हवेली है, और उस हवेली में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। और कितना प्रतिशत है? 55.5%। और देखोगे लक्षद्वीप, ठीक है, जहां से सबसे कम लोग रहते हैं, वहां दशकीय वृद्धि दर बहुत कम हुई है, 6.3%। ठीक है। अब लिंगानुपात सेक्स रेशियो देखोगे तो पुदुचेरी यहाँ पे टॉप पे बना हुआ है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, इसी से पता चलता है सेक्स रेशियो। तो पुदुचेरी टॉप पे है 1037, और दमन द्वीप, ठीक है, और यही दमन द्वीप है जहां महिलाओं का दमन किया जाता है। इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि महिलाओं का यहाँ सबसे ज्यादा दमन किया जाता है, इसलिए यहाँ 618 है 1000 पुरुषों पे। इसकी संख्या कितनी है? 618। तो ये चीजें भी आप लोगों को याद हो गई होगी। ठीक है। साक्षरता दर की बात करें तो लक्षद्वीप, ठीक है, क्योंकि वहां कम लोग निवास करते हैं, साक्षर हैं, इसलिए आप समझ ही रहे हो, कॉमन सेंस की बात है, समझ ही रहे हो कि साक्षर लोग हैं, इसलिए वहां क्या है, कम लोग निवास करते हैं, इसलिए हम लगभग समझ सकते हो कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। तो साक्षरता दर लक्षद्वीप में ज्यादा है 91.8%। और दादर एवं नागर हवेली, मतलब यह वह हवेली था जहां दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा हो रहा था, मतलब तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा था, इसलिए साक्षरता दर यहाँ सबसे कम है। क्या है? टप्पर भी देखोगे बिहार से ज्यादा ही है, 76.2%। ठीक है। और एससी की देखोगे सर्वाधिक जनसंख्या, तो चंडी एससी की बात करोगे साक्षरता दर चंडीगढ़ 18.9%, और संख्या की दृष्टि से देखोगे तो दिल्ली। ठीक है। ये सब भी थोड़ा बहुत डाटा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। इसके पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे। ठीक है। तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, और दादर एवं नागर हवेली में क्या है, लिटरेसी रेट बहुत कम है। ये भी चीजें याद रखिएगा। तो यहां से भी क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं, भैया हिंदू का क्या प्रतिशत है, मुस्लिम का क्या प्रतिशत है, क्रिश्चियन का क्या प्रतिशत है, ईसाई कितने प्रतिशत रहते हैं, ठीक है, अन्य धर्म के कितने लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, इंडिया के लेवल पे देखोगे तो हिंदू 79.8% है, मुस्लिम 14.2% है, ये सब माइनॉरिटी में आते हैं, आपको नीचे वाला पता ही है। क्रिश्चियन ईसाई 2.3% है, सिख देखोगे 2% है, 0.7% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है। और बिहार में भी देखोगे तो 82.7% लोग क्या है, हिंदू है। फिर मुस्लिम का यहाँ पे डाटा दिया गया है, फिर यहाँ ईसाई का डाटा दिया गया है, सिख का डाटा दिया गया है, अन्य धर्म का डाटा दिया गया। और इसके बाद कहीं से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, तो एक दो बार देखोगे बीपीएससी अब जिला वाइज जनसंख्या पूछ लिया। अब देखो उतना डाटा किसको याद रखेगा, तो भी आप कहोगे कि सर एक लिस्ट प्रोवाइड करा दिया जाए, तो जो मेजर डिस्ट्रिक्ट है जैसे गया, ठीक है, मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय, ठीक है, भागलपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा प्रोवाइड करा देंगे जहां से और क्वेश्चंस पूछने के चांसेस रहते हैं। बाद बाकी आप इतना देख लोगे, ये वीडियो देख लोगे और एक दो बार पीडीएफ को गो थ्रू कर लोगे, तो उम्मीद है सेंसस से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। यदि आपको भी लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेज हैं, सर वो टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो टॉपिक का नाम मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, वो टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू।